हमने कसम खाई थी आपके साथ रहने की। उन्होंने तो खुद अपनी जुबान से कह दिया ना, और माननीय सीएम ने भी इसको स्वीकार कर लिया। और उनके स्क्रिप्ट पे हम चलने को तैयार नहीं हुए कि या तो आप पार्टी का विलय करिए अन्यथा मंत्रालय को छोड़िए। हम बेचने वालों में नहीं, हम पूजने वालों में। सत्ता के लिए राजनीति जो करता है वो सीमित समय के लिए होता है और उसको लोग याद नहीं रखते। तो वेट नहीं किए थे कि हमको क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, कहाँ जाना है। देश में एक धारा बची है। नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने काफी समझाया कि आप जहां जा रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ वहां क्या खेल होने वाला है, और खेल शुरू है। वो रावण नहीं बन पाए। रावण और मेघनाद की रक्षा में वो कुंभकर्ण की भूमिका में एक तरफ तो ज्ञान भी देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कुंभकर्ण क्या क्या ज्ञान की बातें करता। कहाँ बताएं बाबू जगजीवन राम की विरासत कहाँ है। तो सामाजिक न्याय करना, ये सब जो जुबानी बातें वो करते हैं, तो वही तो आज वो परिलक्षित हो रहा है ना कि वो सही मायनों में उसके साथ खड़े हैं या फिर केवल उसका इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन जी। हम सेकुलर की बात इसलिए कि हम सेकुलर अभी वर्तमान में महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए की तरफ रुख कर चुका है। अगर बात करें हम सेकुलर की, तो इसके जो संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे जीतन राम मांझी जी बिहार के दलित पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेहरा है। उनके बेटे संतोष सुमन वर्तमान महागठबंधन सरकार में मंत्री थे और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। श्याम सुंदर सरन जी, सबसे पहले बिहार टॉक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल यही है, सब लोग जानना चाहते हैं ऐसी क्या मजबूरी हुई कि महागठबंधन को छोड़कर मांझी जी ने बीजेपी की तरफ रुख कर लिया। ये तो सर्वविदित है, जग जाहिर है कि हमारे पार्टी के अस्तित्व पर प्रहार हुआ। पार्टी को समाप्त करने की साजिश रच रहे थे। तो अब जब हम लोगों का जो ध्येय है, जो कह लीजिए कि गरीबों के आवाज को बुलंद करने का जो मकसद है, तो अगर उस पार्टी को ही हम खत्म कर देंगे तब फिर हम उनमें से नहीं है जो सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों की तिलांजलि दे दे। ये तो लोग कर रहे हैं और खुद के जैसा ही हम लोगों को भी समझने की भूल कर बैठे। लेकिन अभी जो बातें आई हैं छनकर कि पार्टी के विलय की बात चल रही थी, लेकिन उसके 3-4 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था, जीतन राम मांझी जी अपने 4 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने मंच से घोषणा की थी, कसम खाई थी कि नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे। फिर ये कसम क्यों तोड़नी पड़ी? अब ये तो देखिए इतिहास पड़ा हुआ है। कसम खाई थी भीष्म पितामह ने, तो हम द्रौपदी का चीरहरण नहीं देख सकते थे ना। हम कृष्ण की भूमिका में चले गए कि उन्होंने संसार की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई बार उन्होंने अपने कसम को तोड़ दिया। तो पार्टी के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह आ जाए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान पर कोई ठेस पहुंच जाए, तो उस बिना पर हम कसम की रक्षा करें, ये तो फिर अपराध हो जाता। हमने कसम खाई थी आपके साथ रहने की। हमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम पार्टी को विलीन कर देंगे, विलय कर जाएंगे। तो हम जिसके साथ हैं, अगर वो हम ही को खाने पे तुल जाए तब फिर हमको क्या करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन छोड़ा ही नहीं। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, देखिए जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, लोगों को लग रहा है कि पहले से स्क्रिप्टेड था। पहले से आपकी पार्टी ने भी ये मन मिजाज बना रखा था कि जहां आत्मसम्मान की बात होगी वहां हम रुख अलग कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, स्क्रिप्टेड था तो हमने ललन सिंह जी से बुलवा दिया कि छोटी दुकान चलाने का क्या मतलब। स्क्रिप्टेड था तो हमने अशोक चौधरी जी को हमने बुलवा दिया कि जीतन राम मांझी की हैसियत नहीं थी। तो ये तो सब कुछ सामने है। अब आप लोग भाई बड़े लोगों के खिलाफ नहीं चलाना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं तो और बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना कह रहे थे उनके जनता दल, अगर वो नहीं बोलते, सरस्वती देखिए कहीं ना कहीं विराजमान हो गई और हम गरीबों की रक्षा के लिए खड़ी हो गई कि ललन सिंह जी के जुबान से निकल गया। नहीं तो हमको तो सही मायनों में ये साबित करने में मुश्किल हो जाता कि सही ये बात है कि नहीं है। उन्होंने तो खुद अपनी जुबान से कह दिया ना, और माननीय सीएम ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तब इसमें उहा की बात कहाँ है और स्क्रिप्टेड कहाँ से है? स्क्रिप्ट तो उन्होंने लिखा था और उनके स्क्रिप्ट पे हम चलने को तैयार नहीं हुए, जिसका परिणाम हुआ कि हमसे प्रेशर में कि या तो आप पार्टी का विलय करिए अन्यथा मंत्रालय को छोड़िए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, सत्ता के लिए तो हम आए नहीं हैं, राजनीति में सत्ता के लिए आप आए हैं, आप समझौते करते रहिए, आप जेपी लोहिया कर्पूरी सबको बेचते रहिए। हम बेचने वालों में नहीं, हम पूजने वालों में।
और सत्ता आएगी जाएगी। सत्ता की परवाह अगर मांझी जी करते तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहते। हमारे नेता आज भी बड़ा मंत्रालय का कहीं ना कहीं ऑफर मिल रहा था। सत्ता के लिए राजनीति जो करता है वो सीमित समय के लिए होता है और उसको लोग याद नहीं रखते हैं। सिद्धांतों के लिए जो राजनीति करता है, कांशीराम सत्ता के शिखर पर नहीं रहे, जेपी सत्ता के शिखर पर नहीं रहे, अंबेडकर सत्ता के शिखर पर नहीं रहे, कई ऐसे नाम हैं, स्वामी सहजानंद सत्ता के शिखर पर नहीं रहे, लेकिन इनका नाम अमिट है। कभी भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इन लोगों का नाम अव्वल दर्जे में होगा। और लंबे समय तक सत्ता भोगने वाले, अपने सिद्धांतों को बेचने वाले, उनका देखिए कि कैसे क्या हो रहा है, मटिया मेट हो जाएंगे। कोई नाम उनके रहते उनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन गठबंधन से बाहर निकलते ही जिस तरह से दिल्ली की तरफ आपकी पार्टी का रुख होता है, अमित शाह से मीटिंग होती है और जो चेहरे पे चमक है, कहीं ना कहीं लगता है कि क्या आपको आत्मसम्मान मिल गया, भाजपा ने कोई आश्वासन। जब विभीषण की बेइज्जती रावण ने की और भरे दरबार से बाहर फेंकवा दिया तो विभीषण ने क्या किया था? वो तो फिर राम से जाके मिले थे। वो तो वेट नहीं किए थे कि हमको क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है, कहाँ जाना है। देश में एक धारा बची है। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे, हम लोगों की जो विचारधारा निश्चित रूप से समाजवाद की विचारधारा है, तो समाजवाद की विचारधारा को हम लोग बिल्कुल एक तरह से कहिए कि उसको कायम कैसे हो, वो कैसे आगे चले, कर्पूरी लोहिया को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, इस पर हम लोग लगे हुए थे। हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने काफी समझाया कि आप जहां जा रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ वहां क्या खेल होने वाला है, और खेल शुरू है। खेल तो आप क्या मानते हैं कि जीतन राम मांझी जो है विभीषण है और तब रावण कौन है? नीतीश कुमार है या लालू यादव है? रामचरितमानस पे आ जाता है। देखिए बिहार की राजनीति में रामचरितमानस काफी प्रासंगिक हो गया है। जिस नेता को लाइमलाइट में आना होता है सीधे उस पे आ जाता है। आप एक प्रसंगवश कह रहे हैं कि विभीषण का उदाहरण दे रहा है, तो आप मानते हैं कि रावण भी इस कैरेक्टर में होगा बिहार में? हमने नहीं कहा ना, हमको भेदिया किसने कहा? ये शब्द मेरे नहीं है, मैं केवल उनका जवाब दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो भेदिया थे तो वो ऐसे कर रहे थे तो वैसे कर रहे थे, और ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी कुंभकर्ण की भूमिका में है। वो रावण नहीं बन पाए। रावण और मेघनाद की रक्षा में वो कुंभकर्ण की भूमिका में एक तरफ तो ज्ञान भी देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कुंभकर्ण क्या क्या ज्ञान की बातें करता था, और अंतिम में कहा कि अब तो चलो ठीक है, सबके बाद अब हमारा जो मतलब धर्म कहता है उसकी रक्षा के लिए हम तो कुंभकर्ण निद्रा में भी है। उनको पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन नाश होना तय है। जिस तरह के अहंकार को लेकर के ये लोग राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह से खास करके देखिए बहुत ही बड़ा विषय है, और बात है कि ये इस विषय को आप लोगों को उठाना चाहिए था। कर्पूरी की विरासत कहाँ है राजनीति में? कहाँ बताएं, बाबू जगजीवन राम की विरासत कहाँ है? क्या इसकी लड़ाई लड़ी थी कि आपके मतलब वंशवाद को, तो जातिवाद को आपने जिस तरह से बढ़ावा दिया है, समाजवाद को जिस तरह से इन्होंने बेच देने का काम, हास्यास्पद बना देने का काम किया है, उसकी लड़ाई कौन? अच्छा देखिए, ये सवाल पे हम आने ही वाले थे। कोई दलित बड़े राजनेता का बेटा अगर मंत्री बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, तो वो बोलता है कि हम दलित हैं, वहां वंशवाद नहीं होता है, और बाकी अगर कोई बनता है तो वंशवाद है। दलित देखिए वंश का और जाति का द्योतक नहीं है। दलित एक वर्ग है, एक पीड़ित वर्ग है जो सदियों से पीड़ित रहा है। उसकी लड़ाई तो सब लोगों ने लड़ी। अगर वो अपनी लड़ाई आज लड़ने में सक्षम हो रहा है तो इसी बात की लड़ाई तो हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी ना। आप देख लीजिए बिहार के राज्य में श्री बाबू ने जिस तरह से दलितों के लिए काम किया, उसके बाद आने वाले कई पुरोधाओं ने उस पर काम किया। स्वामी सहजानंद की पूरी कह लीजिए कि आइडियोलॉजी इसी पर थी। किसान मजदूर का जो संगठन बना करके वो उस पर चल रहे थे, ये तो पूरी आइडियोलॉजी थी ना। दलित कोई जाति नहीं है, दलित एक वर्ग है और एक पीड़ित वर्ग है। उसकी लड़ाई अब उसमें से कोई आगे आकर अगर लड़ रहा है तो हम लोगों तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की रक्षा करना, तो सामाजिक न्याय करना, ये सब जो जुबानी बातें वो करते हैं, तो वही तो आज वो परिलक्षित हो रहा है ना कि वो सही मायनों में उसके साथ खड़े हैं या फिर केवल उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम तो उस वर्ग के साथ न्याय कैसे हो इसकी बात कर रहे हैं। और जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप बहुत इस पर या तो लोग प्रश्न करने से बचते हैं या इस पर विवेचना करने से बचते हैं। कौन है संतोष मांझी? संतोष मांझी केवल जीतन राम मांझी के बेटे के तौर पर आए हैं क्या?
PhD होल्डर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, यूनिसेफ में जिस आदमी ने 10 साल तक काम किया है, पोल पर चढ़ के और यूनिसेफ का काम करते थे। आप उनके संघर्ष को भी तो जानिए, लेकिन उनके संघर्ष को मिटा देना है, केवल एक बात कर देना है कि ये तो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं। जीतन राम मांझी के पुत्र ने कितना संघर्ष किया है, पार्टी में रहते हुए जब पार्टी बनी थी उसमें भी उन्होंने किस तरह से संघर्ष करने का काम किया, और मादा है, चल रहे हैं। वंशवाद का कौन द्योतक है कि एक पिता के 4 राजकुमार हैं, चारों राजा हैं। देख रहे हैं ना बिहार में। आप मानते हैं कि एक बेटा अगर मुख्यमंत्री है तो उसको तो परिवारवाद नहीं माना जाएगा, एक बेटा मंत्री है, बेटी राज्यसभा है तो नीतीश मिश्रा जी राजनीति कर रहे हैं, वो वंशवाद के द्योतक है क्या? ये रामनाथ ठाकुर जी राजनीति कर रहे हैं, वंशवाद के द्योतक है क्या? वंशवाद का द्योतक वो है जो जिसके लिए पूरी राजनीति हो रही है, उसको परोसने के लिए, उसी को राजा बनाने के लिए पूरा अमला कफला उस पार्टी का लगा हुआ है। कोई कैसा भी हो चलेगा, 8वां पास हो, 9वां पास हो, नहीं पास हो, वही चलेगा। ये वंशवाद है। बदलाव कैसे होगा? कितना भी चुनाव, बदलाव कैसे होगा? बदलाव कैसे होगा? राजनीति में बदलाव होगा। जिस तरह की राजनीति हम पार्टी कर रहे हैं उससे बदलाव होगा। राजनीति में प्रफुल्ल मांझी को विधायक बनाने का काम किया हमारे नेता जीतन राम मांझी ने। श्रवण भुइयां को, जिसके पैर में चप्पल नहीं था, उसको टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम किया और कुछ वोटों से हार गए। हमारे यहाँ तो कई उदाहरण हैं। राजेश्वर मांझी को टिकट दिया पार्टी ने, वो कुछ वोटों से चुनाव हार गए। ऐसे लोगों को जब आप राजनीति में लाते हैं, लेकिन अब आप देखिए अंतर क्या है। आप प्रफुल्ल मांझी को देखिए, ठीक है गरीब हैं, प्रफुल्ल मांझी ने बीपीएससी क्रैक किया हुआ है, यूपीएससी का एग्जाम उन्होंने क्रैक किया है, अलग बात है इंटरव्यू में वो छट गए। आप राजेश्वर मांझी को जाइए तो ग्रेजुएट हैं। पढ़े लिखे लोगों को राजनीति का दरवाजा बंद कर देना, और कैसे लोगों को कि एक मंत्री बनाया बेचारा रो रहे, मंत्री बनता है समझता है, उसको रुला रहा है सर। स्क्रिप्ट तो वहां लिखा गया ना कि मंत्री बनने पे जहां से खुशी होती है, एक आदमी जब से मंत्री बना हर इंटरव्यू में रो रहा है। तो स्टैच्यू पॉलिटिक्स, मूर्ति का इनको जरूरत है। कोई ऐसा जुबान नहीं चाहिए जिसमें कोई आवाज हो, कोई दम हो। सत्ता और सियासत के खेल में बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के दिमाग में होंगे, लेकिन बिहार में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, और जब जहां समीकरण बिगड़ेंगे, कौन दल किसके साथ जाएगा, कौन सा गठबंधन बिहार की सत्ता में होगा, यह अभी कह पाना असंभव है। आखिरी सवाल, हम भी उसी आखिरी सवाल पे आ रहे हैं। सभी पार्टियों के अपने अपने दम है। जब 2025 की भी बात कर लेते हैं, जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो बिहार का कोई भी दल जाकर जनता से ये नहीं कह सकता है कि उसने सत्ता की मलाई नहीं खाई है। उसमें आप लोग भी शामिल हैं। भले अब आप भाजपा के साथ चले गए हैं, तमाम दल बिहार के हैं जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता है। सबने बिहार की सत्ता पर काबिज होकर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज कर लिया है। बिहार का विकास कैसे होगा? बिहार का विकास होगा इन महाठग लोगों के जाने के बाद। जो ये लोग जेपी को बेच करके और सामाजिक न्याय के नाम पर जिस तरह से पूरे बिहार को इन लोगों ने मजदूर बना दिया, और आज इनके मंत्री कितनी बेहयाई से बोल रहे हैं, कितनी बेशर्मी से बोल रहे हैं कि अब बिहार में प्रतिभा नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित के शिक्षक इनको नहीं मिल रहे हैं। कोटा पूरा चल रहा है बिहारी शिक्षकों के दम पर, और देश नहीं दुनिया के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में आप चले जाएं तो आपको बिहारी, आज यूपीएससी की टॉपर बिहारी है, और ये कह रहे हैं कि हमको इंग्लिश का और गणित का विद्यार्थी टीचर नहीं मिल रहा है। ऐसे बेशर्मी की राजनीति करने वालों की विदाई। और ये आप लोग कह देते हैं, देखिए पूरी विवेचना होनी चाहिए। सत्ता का शीर्ष जो है, बागडोर जिसके हाथ में है, भूमिका उसको तय करनी है और जिम्मेदारी उस पर जाती है कि आप आज तीनों मिले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी 90 तक मोटा मोटी तो कांग्रेस पार्टी का राज रहा, बीच में 2-4 सालों को छोड़ दे। उसके बाद 90 से लेकर के 2005 तक तो पति पत्नी का राज रहा। उसके बाद 2005 के बाद बीच के 9 महीनों को छोड़ दें, 9 महीनों में भी 3-4 महीने कहिए कि मांझी जी ने काम किया, बाकी तो उनके ही इशारों पर काम करना पड़ा मजबूर होकर के। तो यही तीनों तो राज किए हैं। अब यही तीनों मिल करके कह रहे हैं कि हम ही बिहार को बदलेंगे। बदल तो ऐसा दिया कि जो श्री बाबू का बिहार, जो पूरे देश में टॉप और सेकंड पर रहता था हर मामलों में, ये लोग पूरे बिहार को बेच करके खा रहे हैं, और इन लोगों के भरोसे बिहार चलेगा?
जिस दिन इन तीनों की विदाई हो जाएगी उसी दिन बिहार में नया रास्ता खुल जाएगा। और अब कोई ना कोई यूथ, कोई नयापन खोज रहा है, कोई नौजवान आना चाहिए और पढ़ा लिखा नौजवान आना चाहिए, जिसको चीज़ों की जानकारी हो, जिसको मुद्दों की जानकारी हो, जिसको समझ हो बिहार का, जिसके पास ब्लूप्रिंट हो। केवल पिताजी के नाम पर और रात में डिनर पर राजनीति बतिया लिए, सुबह फिर मूड हुआ तो थोड़ा टीवी वालों को बुला के राजनीति बतिया लिए, वैसे लोगों से राजनीति नहीं होनी है। जो सही मायनों में जनता के बीच में रह करके मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगा, वही लोग अब सियासत तय करेंगे। और 24 और 25 एक सेमीफाइनल है, एक फाइनल है। इन लोगों की ऐसी विदाई होगी जैसे वेस्ट इंडीज की विदाई होगी दुनिया के क्रिकेट से। बिहार का विकास हो या नहीं हो, पर राजनेताओं का विकास इसी तरह बिहार में होता रहेगा। सत्ता बदलेगी, सियासत बदल सकते हैं, गठबंधन भी बदल जाएंगे। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।